हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। इससे पहले 12 चैप्टर हो चुके हैं जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाके 1 to 1 चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमने दिल्ली सल्तनत पूरा किया है 3 पार्ट में, 3 या 4 पार्ट में। आज हम करेंगे मराठा राज्य के बारे में। मराठा राज्य जो संघ था, एक तो 1674 से लेकर 20 तक और एक 1720 तक, 20 से लेकर 1818 तक। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस चैप्टर से 91 क्वेश्चन बनेंगे जो कि लूसेंट के एमसीक्यू क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यहाँ से आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, लेकिन जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन जिन्हें हम एनसीईआरटी में पढ़ते हुए, मतलब वो लाइंस जो हम छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता चलता कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा होता है जो हमने स्कूल टाइम में वो बुक पढ़ी है, कॉलेज टाइम में पढ़ी है, या फिर जो हमारे पीवाईक्यू सेशन में रहते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कांड क्या थे? कौन कौन से कांड थे मराठा के उभरने के? एक तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति, महाराष्ट्र की। आपको पता है मराठा जो है वो महाराष्ट्र एरिया से हैं। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। औरंगजेब बहुत ही कट्टर मुसलमान थे, हिंदू लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे और हिंदू धर्म के तो वो विरोधी थे। मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव था। मराठा में जो धर्म सुधारक रहे हैं उनका भी कुछ प्रभाव पड़ा। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य जो सहायता थी वो प्राप्त की थी, और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व था। जो आपको पता है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, और इसको लागू अलग अलग स्टेट अलग अलग ईयर में करने जा रहा है। अगर हरियाणा में ये हो जाती है 2025 में, तो एनसीईआरटी भी आपको चेंज मिलेंगी। और एनसीईआरटी में जो मुगल साम्राज्य जो इतना एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है विस्तार से, वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रीफ में हो जाएगा। और हमारा जो दक्षिण साम्राज्य है जिसमें आपको छत्रपति शिवाजी मिलेंगे, जिसमें आपको मेवाड़ से महाराणा प्रताप मिलेंगे, और हमारा जो भारत के जितने भी महान साम्राज्य रहे हैं या शासक रहे हैं उनके बारे में आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। और वो क्वेश्चन जो हमें अब नए लग रहे हैं, तो एनसीईआरटी वो हमारी पूरी तरह से चेंज होने वाली है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1, 2, 3 और 5। तो ध्यान रखिएगा, एक तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति इस पर प्रभावित थी, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति थी, फिर आपकी मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव भी रहा, और फिर आपका शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व भी रहा। सहायता वगैरह कोई प्राप्त नहीं हुई थी। तो 1, 2, 3 और 5। मराठा ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? मराठा जो लोग थे, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं काम करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ले लिया था। जैसे अगर मान लो आपको किसी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है और आप किसी के अंडर काम करके उस जॉब का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ऐसे ही मराठा लोगों ने देवगिरी के यादव जो थे उनके अधीन काम करके, उनके नीचे काम करके उनको पता चल गया था कि भाई जो हमारे प्रशासनिक कार्य हैं वो कैसे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। मराठा के बर्गीगिरी, जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं, इस गुण का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया था? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। गुरिल्ला युद्ध पूछ लेगा, छापामार युद्ध पूछ लेगा, या फिर आपको बर्गीगिरी पूछ लेगा। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया था मलिक अंबर ने। नेक्स्ट है, निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो ये थे हमारे शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? देखो, जो आपने वो मूवी देखी है ना बाजीराव मस्तानी, उसमें भी पेशवा कह के बोला गया है। तो ये ऑप्शन है धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, न्याय मंत्री को, या प्रधानमंत्री को। तो जो प्रधानमंत्री होते थे राज दरबार में उनको पेशवा कहा जाता था। चौथ क्या होता है? देखो, ये एक तरह का टैक्स होता है, और आपको इसमें ना 2 तरह के टैक्स मिलेंगे इस चैप्टर में। यहाँ से पूछा है चौथ क्या है। अगर आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक पढ़ी है तो वहाँ पर भी ये डिस्कशन है और इसके बारे में दिया हुआ है। ये पड़ोसी राज्यों द्वारा शिवाजी पर लगाया गया, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया जो भूमि का टैक्स है उसे कहते थे, मतलब चौथ कहते थे। इसको ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में चौथ बोला जाता है। और ये एक तरह का टैक्स होता है जो कि पड़ोसी राज्यों पर किसने लगाया था? शिवाजी ने। ये एक भूमि टैक्स था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। निम्न यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें दी थी? पुर्तगालियों ने, डच ने, अंग्रेजों ने, या फिर फ्रांसीसीज ने? तो यूरोपीय शक्ति पूछा है तो आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने शिवाजी को तोप दी थी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? कौन सी संधि हुई थी शिवाजी की मुगलों के साथ? यह हुई थी पुरंदर की संधि।
शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब ने करवा दी थी भाई। ये जो हमारे मराठा के लीडर थे, प्रमुख थे, संभाजी, उनकी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। और इनका राज्याभिषेक भी सॉरी, इनका जो जन्म है, जन्म ही था ना, सॉरी, राज्याभिषेक भी रायगढ़ में ही हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, मोस्ट फेमस जो हमारी बैटल्स रही हैं हिस्ट्री में, पानीपत की पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दूसरी में अकबर ने हेमू को पराजित किया था, जो हमारी दिल्ली का एक हिंदू शासक रहा था लास्ट। और तीसरी जो हुई थी 1761 में, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, ये हुई थी पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली। इसकी जगह पर आपको मराठा भी लिखा आ सकता है, पेशवा बाजीराव सेकंड की जगह, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली कह लो, या पेशवा बाजीराव सेकंड और अब्दाली कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। शिवाजी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? ये थे जीजाबाई से। मीराबाई तो कृष्ण के टाइम की हैं, तो ध्यान रखिएगा, जीजाबाई के से ये सबसे ज्यादा प्रभावित थे। एक ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? 8 लोग प्रधान होते थे, तो ये थे शिवाजी। शिवाजी जो हमारे छत्रपति शिवाजी थे, इनके मंत्री परिषद में अष्ट प्रधान सबसे ज्यादा फेमस थी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? ये अपने राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल जो हम अपने ट्यूटर थे या गुरु किसको मानते थे? ये मानते थे दादाजी कोंडव देव को। नेक्स्ट हमें सुमेलित करना है किसका किसके साथ मैच है। शहाजी भोसले कौन थे? ये शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई अपनी माता से ही प्रभावित थे, शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास कौन थे? ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। अगर आपसे पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु पूछे तो दादाजी कोंड देव थे, और अगर आपसे आध्यात्मिक गुरु पूछे तो समर्थ रामदास थे। और दादाजी कोंड देव अभी हम पढ़ के आए हैं, शिवाजी के संरक्षक कह लो या शिवाजी के राजनीतिक गुरु कह लो। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? ये थे हमारे समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास नहीं, ये समर्थ रामदास हैं जो कि दास बोध के रचनाकार रहे हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जिसने सब्सिडरी अलायंस चलाई थी, जिसको सहायक संधि बोला जाता है, इसको स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार कौन रहे थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, और इसको सबसे पहले स्वीकार किया था किस मराठा सरदार ने? पेशवा बाजीराव सेकंड ने, जिनकी अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी जो है, देखो ये भी एक तरह का क्या था, जो आपका चौथ और सरजामी, ये दो तरह के टैक्स थे, तो ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? कौन सा सेनानायक था भाई? सेना का नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने, बीजापुर का सुल्तान, उन्होंने अफजल खां को 1659 में शिवाजी बोल दिया था कि भाई या तो शिवाजी को जिंदा लेके आओ या तो उसको मार कर लेके आओ, लेकिन मेरे पास लेके आओ, तो ये थे अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद किए थे? ये किए थे आगरा में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना की गई थी जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा। एक ही इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को खुद देखा, स्वयं देखा, और वो कौन थे? ये थे काशीराज पंडित। तो ध्यान रखिएगा, काशीराज पंडित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? कौन कौन से दुर्ग इन्होंने जीते हैं? सबसे पहले सिंहगढ़ या फिर कोंडाना बोल दो, फिर आपका तोरण है, फिर पुरंदर है, और फिर रायगढ़ है। रायगढ़ में ही तो इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, सिंहगढ़ जिसको कोंडाना बोलते हैं, फिर आपका तोरण और पुरंदर और रायगढ़। नेक्स्ट हमें सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देखिए, बीजापुर के सरदार और अफजल खां की हत्या कब की गई थी? इनकी हत्या की गई थी 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुणे में हमला हुआ था 1663 में। सूरत में पहली लूट हुई थी 1664 में, और सूरत में दूसरी लूट हुई थी 1670 में, देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ? देखो, अगर पूछे राज्याभिषेक तो रायगढ़ में, और जन्म पूछे तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? ये हुए थे 1666 में, और इनको आगरा के किले में ही या वहाँ पे नजरबंद या कैद कर दिया था। तो 1666 में ये औरंगजेब के आगरा दरबार में गए थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्न में से किसने सरल और कारागार बनाया था? ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने।
शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, मतलब शिवाजी के दरबार में जो अष्टप्रधान रखे गए थे, एक नियुक्ति की गई थी, इनमें से एक सदस्य है जो कि जिसे विदेश मामलों की देखरेख के लिए रखा गया था। अपने यहाँ पे कह देते हैं कि जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर होता है जिसे विदेशी मामलों की देखभाल के लिए रखा जाता है, उस टाइम पे भी होता था, ये थे हमारे सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक कराया? तो ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी बोला जाता है इनको। ये उपाधि मिली थी जून 1674 में। राज्याभिषेक हुआ कहाँ पे? आपका रायगढ़ में। और ये किले में कब गए? आगरा के किले में, आगरा दरबार में औरंगजेब के पास, तो 1666 में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो काशी के विद्वान थे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? इन्होंने देखो एक मोहर भी बनवाई, एक नया संवत चला दिया, क्षत्रिय परिवारों का आभूषण और हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि भी ली, लेकिन टैक्स नहीं हटाए इन्होंने। इसको जो सरजई बोले हैं और चौथ बोले हैं, ये इस तरह के टैक्स थे वहाँ पे। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पे था? तो ये थे कर्नाटक का अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? पहाड़ का चूहा मतलब पहाड़ों पे चढ़ जाने वाला, और एक निडर डाकू या साहसी डाकू, ये कहा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था क्योंकि 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसमें आपका प्रधानमंत्री भी होता था, विदेश मंत्री भी होता था, रक्षा मंत्री भी होता था। विदेश मंत्री को सामंत बोला जाता था। और यहाँ पर 8 मंत्री अलग अलग तरह की जो परिषद थी उसमें अलग अलग तरह के 8 मंत्री होते थे। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, ये भी आपको मिलान करना है। तो देखो, मजूमदार या अमात्य, अब यहाँ पे आ जाएंगे आपके अष्टप्रधान के सदस्य किन किन को बोला जाता था। मजूमदार कह लो या अमात्य कह लो, ये कहा जाता था वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री को। वकिया नावीस मंत्री कहा जाता था गृह मंत्री को, होम मिनिस्टर को। सुमंत या दबीर बोलते थे विदेश मंत्री को। और श्रुनवीस या सुरनीस या सचिव बोले जाते थे शाही पत्र विभाग का जो प्रधान होता था, उसे ही क्या बोलते थे? सचिव बोलते थे। तो मजूमदार अमात्य वित्त राजस्व मंत्री, वकियानास मंत्री गृह मंत्री, सुमंत दबीर विदेश मंत्री, और श्रुनवीस सुरनीस या सचिव शाही मंत्री विभाग का प्रधान। नेक्स्ट है, सरे नौबत का अर्थ क्या होता है? सरे नौबत का अर्थ होता है सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में क्या क्या सत्य है? एक तो ये याद रखिएगा, शिवाजी ने रस्सी के माप द्वारा काठी और मानक छड़ी का प्रयोग करने का प्रचलन किया। रस्सी के माप द्वारा, जो आपकी ये होती है ना गज पैमाना, एक वो था सिकंदरी गज, वो अलग है। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर इन्होंने 40% कर दी थी। शिवाजी ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो महालवाड़ी और जो हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी भू राजस्व की, जो हमारी महालवाड़ी थी वो तो आपकी हॉल्ट एंड मैकेंजी के द्वारा, और जो रैयतवाड़ी थी वो रीड और मुनरो के द्वारा चलाई गई थी। इसमें आपके टैक्स को मतलब सॉरी, शिवाजी ने ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, महालवाड़ी को नहीं। और बाद में आएंगे वो भू राजस्व व्यवस्था वाले, जब हम अंग्रेजों का वो पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में। 1857 की क्रांति के आगे और उसके पीछे जितनी भी भू राजस्व की लगान या दरें रही थी वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ से बस याद रखिएगा, रैयतवाड़ी जो कि रीड मुनरो ने चलाई थी, और जो हमारी महालवाड़ी है वो आपके हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ये भू राजस्व की ही थी। तो एक तो याद रखिएगा, रस्सी माप के द्वारा काठी और मानक छड़ी का प्रयोग। एक जो दर थी लगान की वो 33% से बढ़ाकर 40%, और रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई। तो इनमें से सभी ये जो है सही रहेंगे। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि और पड़ोसी राज्य की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला था? तो ये मराठा वंश, यही कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी। मतलब जो कहते हैं ना 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ऐसे ही यहाँ पर भू राजस्व का 1/4 जो है वो लगान वसूल किया जाता था। सरदेशमुखी, हाँ ये वाला टैक्स था भाई। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख मतलब प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो ये कम था, ये था 10%। सरदेशमुख और जो आपका ये है क्या बोलते हैं अभी चौथ,
ये दोनों ही तरह के एक भू राजस्व टैक्स थे। तो जो सरदेश मुख है इसकी जो वसूली करते थे वो आपके शिवाजी इस आधार पर करते थे क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी, पुश्तैनी का पता होगा आपको कि पहले दादा, फिर उसका पापा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे ही चलता रहे। वो प्रधान मुखिया हैं। तो 10% आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक तो सरदेश मुखी एक तरह की वसूली थी और ये 10% होती थी। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? जो स्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा और बरगीर, और अस्थायी थी जो वो आपकी सिलादार कहलाती थी। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पैदल होते थे? 9 लोग होते थे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया और सर्वप्रथम नौ सैनिक बेड़ा कहाँ पे लगाया, कहाँ स्थापित किया? ये किया कोलाबा में। किसने प्रतिनिधि पद का सर्जन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर थे? तो ये किया था राजा राम ने। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना? ये बने थे संभाजी या फिर कवि कलश कह लो, ये रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है आपको। संभाजी जो थे वो इनका शासन काल रहा 1680 से 89 तक, राजा राम का रहा 89 से 1700 तक, ताराबाई का रहा 1700 से 1708 तक, और शाहू प्रथम का आपका रहा 1708 से लेकर 49 तक। तो ऐसे ही क्रम में याद रखिएगा। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवा के शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है? तो पेशवा का शासनकाल कहा जाता है शाहू को। मराठा मंडल और मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? ये हुई थी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर ए। मुगल और मराठों के बीच 1719 की जो संधि थी उसको रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि हुई थी बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के नाम पर। किसके नाम पर की गई? ये की थी मराठा छत्रपति शिवाजी और मुगल बादशाह रफी उद रजात ने। दोबारा देख लीजिए, मुगल और मराठों के बीच 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। ये संधि हुई थी बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर कर ली थी? मराठा छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह रफी उद रजात के नाम पर। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर जो महिला थी वो कौन थी? ये थी ताराबाई, ऑप्शन नंबर ए। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियां पेशवा के हाथों में चली गई? ये थे शाहू प्रथम। यही समय है जब विदेशी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम सूखे रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी, ये कहा था बाजीराव फर्स्ट ने। ठीक है, कि उन्होंने ये बोला था कि भाई हम विदेशी कौन? मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम सूखे हुए पुराने पेड़ के तने पर अगर वार करेंगे तो शाखाएं खुद गिर जाएगी, ये कहा था बाजीराव प्रथम ने। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? ये बाजीराव फर्स्ट को कहा जाता है। किसने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीप को छीना था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सालसेट और बेसिन के द्वीप पुर्तगालियों के कब्जे में थे और ये छीना था बाजीराव फर्स्ट ने। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम से करने के लिए विवश कर दिया था? बाजीराव फर्स्ट ने। दोबारा देख लीजिए, मुगल बादशाह जो आपका मोहम्मद शाह रंगीला था उसको मराठा शक्ति की झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था बाजीराव प्रथम ने, और मोहम्मद शाह रंगीला को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया था, बेबस कर दिया था। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी हो गया? बालाजी विश्वराव के समय में पतन भी हो गया था धीरे धीरे, और शाहू प्रथम के रहते रहते नामात्र की शक्तियां रह गई थी। पेशवा बाजीराव और छत्रपति रामाराज के बीच हुए संगोला संधि जो कि 1750 में हुई थी, उनके बारे में क्या क्या कथन है? सबसे पहला, ये संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में हुई। छत्रपति रामराजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण ये संधि संगोला संधि कहलाई, और केंद्रीय राज्य सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पुनः स्थानांतरित कर दिया और पेशवा राज्य का सर्वस्व बन गया। तो इनमें से सभी जो हैं ये संगोला संधि के कारण रहे थे। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, ओडिशा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने के लिए विवश किया? ये मराठा सरदार थे रघुजी भोसले। इन्होंने बंगाल, बिहार, ओडिशा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति को पूरी तरह से विस्तारित किया, और वहां पर जब बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां थे उनको संधि करने के लिए विवश कर दिया रघुजी भोसले ने। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय की? ये की थी रघुनाथ राव ने।
किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली थी? सदाशिवराव भाऊ। ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना, मतलब उन्होंने अपनी सेना जो रखी थी दिल्ली में मुगल बादशाह की रक्षा के लिए रखी थी, और उनका वेतन चुकाने के लिए कि भाई इनको वेतन दो, दीवाने आम की छत से चांदी भी निकलवा ली थी, मतलब छत भी चांदी की होती थी। तो ये थे सदाशिवराव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई इसका कोई अनुमान नहीं है। ये कथन संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। मराठा सेना हार गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे का कोई अता पता नहीं कितना नष्ट हुआ। तो ये जो पंक्ति है ये संबंधित है पानीपत के तीसरे युद्ध मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तीसरे युद्ध में या तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन रहे? ये रहे विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठा के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे, ये कहा था जदुनाथ सरकार ने। ये एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन है, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध एक बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा था। इनकी मुकुटमणि मराठा सेना की वहीं गिर गई और इस युद्ध के पश्चात मराठाओं के अखिल भारतीय साम्राज्य के सपने जो हैं वो खत्म हो गए, ये जगन्नाथ सरकार ने कहा। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव फर्स्ट ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? ये कहा था नाना फडणवीस ने। निम्न में से किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? ये किया था सदाशिवराव भाऊ ने। पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात पहुंचा और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आने वाले पेशवाओं को इस तरह से बताइए कि पहले नंबर पर आए माधवराव, फिर आए नारायण राव, फिर आए माधवराव नारायण और फिर आए बाजीराव सेकंड। तो ऐसे ही आएंगे माधवराव, नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव सेकंड, ये आए थे किनके बाद? जो पेशवा बाजीराव के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है। 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम सेकंड को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? ये थे महाराजा सिंधिया। अंतिम महान पेशवा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है माधवराव को। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम महान पेशवा किसको कहा जाता है? माधवराव को। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई या फिर बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक मंत्री परिषद करती थी, एक परिषद करती थी, इसको कहा गया माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82 में, और ये किसके शासनकाल में? जब यहाँ पर माधवराव नारायण का शासन था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध उस समय पे बाजीराव सेकंड थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब पहले में आपके माधवराव नारायण थे और दूसरे और तीसरे में बाजीराव सेकंड थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ये भी आपका बाजीराव सेकंड थे। फिर आता है, ये मिलान करना है हमें। सूरत की संधि हुई 1775 में, पुरंदर की संधि हुई 1776 में, बड़गांव की संधि आपकी 1779 और सालाबाई की संधि 1782। दोबारा देख लीजिए, सूरत की संधि हुई 1775 में, पुरंदर की हुई 1776, बड़गांव की संधि हुई 1779 और सालबाई की संधि हुई 1782। जिसमें से आपको देखो ये और ये तो बहुत बार आती है, तो बड़गांव भी याद रख लीजिएगा 1779, सूरत 1775, पुरंदर उसके तुरंत बाद 1776, बड़गांव 1779 और सालाबाई 1782। अगेन हमें यहाँ पे करना है, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव, हरियाणा जीके का वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है एचएसएससी का। और अगर वैसे पूछ लिया जाए, सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये भी 1803 में, और राजपुर घाट की संधि 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान सबसे अंतिम संधि कौन सी हुई थी? ये हुई थी कानपुर की संधि। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन थे शासक? पेशवा बाजीराव सेकंड। मराठा सचिवालय को कहते थे फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, इसका परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेज और मराठों के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। पेशवा का पद खत्म कर दिया गया, बाजीराव को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर मतलब कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया। आगे है आपका, पेशवा के प्रदेश पूर्णा को अंग्रेजी राज्य में साम्राज्य में मिला लिया और छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये इन सभी में सम्मिलित, मतलब ये सारी जो थी नीतियां थी या पॉलिसीज थी वो थी, ठीक है। उनको आपका कानपुर के वहाँ पर भेज दिया गया और ये बाजीराव की पदवी समाप्त कर दी।
बाजीराव की नहीं, पेशवा की शायद, यही बोला था ना, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, पेशवा का पद इन्होंने खत्म कर दिया था और पुणे को अपने साम्राज्य में मिला लिया। छोटे-छोटे जो मराठा राज्य हैं कंपनी के अधीन हो गए और ये सारी चीज़ें हुई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? ये किया था महादजी सिंधिया ने। नेक्स्ट हमें मिलान करना है, यहाँ पे एक राज्य क्षेत्र है, एक संस्थापक है, देख लीजिए। बड़ौदा के राज्य क्षेत्र के संस्थापक रहे गायकवाड़, इंदौर के राज्य क्षेत्र के संस्थापक रहे होलकर, नागपुर के भोंसले और ग्वालियर के सिंधिया। तो बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और ग्वालियर के सिंधिया। 1 2 3 4। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ये कहा था ग्रांट डफ ने। 1775 और 82 के प्रथम आंग्ल मराठा का निम्न में से कौन सा परिणाम था? जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ अंग्रेज और मराठों के बीच में 75 से 82, तो ब्रिटिश जीते, मराठा जीते। तो मराठा अगर जीत ही जाते तो द्वितीय और तृतीय तो होता ही नहीं, तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी इसमें। अहमद शाह अब्दाली के भारत के आक्रमण पर पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? ये कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। ठीक है जी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? ये की थी 1627 में जन्म हुआ था। 1674 में इन्होंने छत्रपति की अपनी उपाधि धारण की और 1666 में ये कहाँ पे गए थे? औरंगजेब के दरबार में, दिल्ली दरबार में, और सॉरी दिल्ली दरबार में नहीं, आगरा के किले में, 1666 में, और इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। तो ध्यान रखिए 1627 में जन्म, छत्रपति की उपाधि 1674 में। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किसके बीच में लड़ाई हुई थी? तो राजा राम के बीच में और संभाजी के बीच में। पेशवा को कब समाप्त किया गया था? ये किया गया था 1818 में। तो ये थे 91 क्वेश्चन इस चैप्टर से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस आंसर की का, ताकि आपको जब क्वेश्चन करो तो डाउट ना हो किसी चीज़ का। और नेक्स्ट हम कल करेंगे यूरोपियन, जो हमारी कंपनी रही, यूरोपियन कंपनियों का आगमन। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।